हाँ जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन प्राइमरी सेल प्राथमिक सेलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें अपन ये चर्चा करेंगे भाई प्राथमिक या प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं, कौन से प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, कौन से सेल के अंदर एनोड किस धातु का या किस पदार्थ का बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, किस सेल के अंदर कितना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल अपन को आउटपुट के रूप में मिलता है, या कौन से सेल के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, उन दोषों का निवारण कैसे होता है, या दोष होता है तो अपन को उस दोष के निवारण के लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, या फिर कौन से प्राइमरी सेल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इन सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो लगातार वीडियो देखते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं अपन और टॉपिक पे चर्चा करते हैं प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल किसको अपन बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपने पास में सेल, जितने भी सेल हैं ये अपने पास में मूल रूप से देखा जाए तो ये सभी सेल, चाहे वो प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, ये सभी सेल कैसे हैं, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल कौन से होते हैं, तो अपने पास में जिन सेलों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करने वाली जो युक्ति होती है, रासायनिक सेल किसको अपन बोलेंगे, तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल को ही अपन बोलते हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्ति जो कहलाएगी, उस युक्ति को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक सेल। रासायनिक जो सेल हैं इनको अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक को तो अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। तो अपने पास में आज जो वीडियो पर चर्चा है वो स्पेशली केवल प्राइमरी सेल के बारे में है, लेकिन अपन यहाँ पे वर्गीकरण की जब चर्चा कर रहे हैं तो दोनों नाम अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई एक तो अपने पास में रासायनिक सेल कितनी प्रकार के हैं, तो ये दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी जो सेल है इन्हीं को अपन बोलते हैं प्राथमिक सेल, और सेकेंडरी सेल को अपन बोलते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की इस वीडियो के अंदर अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल की वीडियो पूरी अलग बनेगी। आज जो टॉपिक रहेगा वो आपका प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। अब अपन चर्चा करें प्राथमिक सेल की, तो भाई प्राथमिक सेल की परिभाषा क्या है या प्राथमिक सेल किसको कहा जाता है तो रासायनिक सेल ही दोनों, लेकिन इनमें से प्राथमिक सेल किसको कहा जाता है। तो अपन यहाँ पे कई तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। जो सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकते, जो सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकते हैं उन सेलों को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। दूसरा अपन बोल सकते हैं कि जिन सेलों में रासायनिक प्रक्रियाओं या केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, उन सेलों को अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो अपने पास में तीसरा अपन इनको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो रासायनिक सेल प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं, लेकिन जो रासायनिक सेल केवल एक ही बार उपयोग में आते हैं,
प्राइमरी सेल को अपन सिंपल जो परिभाषा हैं 2-3 तरीके से अपन इनको परिभाषित कर सकते हैं कि जो सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकते, भाई ये इनको अपन ने एक बार काम में ले लिया और कोई भी सेल काम में लेंगे तो वो डिस्चार्ज होएगा, और डिस्चार्ज होने के बाद में जिन सेलों को अपन पुनः चार्ज नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते, वापस काम में आने के योग्य नहीं बना सकते, उन सेलों को अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल। दूसरी परिभाषा अपन इनकी कह सकते हैं भाई जिन सेलों में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, उन सेलों को अपन बोलते हैं प्राथमिक सेल। तीसरे अपन ऐसे भी इनको परिभाषित कर सकते हैं कि जो रासायनिक सेल केवल एक ही बार उपयोग में आते हैं, केवल एक ही बार उपयोग में आने वाले जो सेल हैं ये प्राइमरी सेल है, जबकि सेकेंडरी सेल को अपन बार बार उपयोग में ले सकते हैं। उसको अपन ने उपयोग लिया तो वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद उसको अपन वापस पुनः चार्ज करेंगे, पुनः आवेशित करेंगे और वापस से काम में ले सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सेल हैं ये केवल एक ही बार उपयोग में आते हैं। तो प्राइमरी सेल को अपन अलग अलग शब्दों में, अलग अलग परिभाषाओं में व्यक्त कर सकते हैं। भाई जो सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकते वो सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं, या जो जिन सेलों में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत भाग बल उत्पन्न किया जाता है वो सेल प्राइमरी सेल है, या जो रासायनिक सेल केवल एक ही बार काम में आते हैं, केवल एक ही बार उपयोग में आते हैं, उनको अपन वापस पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं ले सकते, तो उन सेलों को अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेलों में अपने पास क्वेश्चन आएगा भाई अगला, प्राइमरी सेल है कितनी प्रकार के, या फिर प्राइमरी सेल कौन कौन से अपने पास प्राइमरी सेल हैं, कौन कौन से हैं या कितनी प्रकार के हैं। तो अलग अलग प्रकार के अपने पास में सेकेंडरी सेल भी हैं और प्राइमरी सेल भी हैं। अब अपने पास कौन कौन से सेल हैं और सेलों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो सबसे मेन चीज़ तो अपन को यही देखनी है कि सबसे पहले तो अपन को नाम पते होने चाहिए कि प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भाई अपन को आ गया निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल है या कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है। तो अपन को यदि प्राइमरी सेलों के नाम याद हैं तो ही आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले अपन को इनके नाम पते होने चाहिए। तो अपने पास में प्राइमरी जो सेल हैं वो मुख्य अपने पास में वो 6 सेल हैं, और वो 6 सेल के अपन को नाम याद होंगे तो अपन आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन आ गया भाई निम्न में से प्राइमरी सेल है, अब प्राइमरी सेलों के नाम याद होंगे तो आंसर लगेगा, नहीं तो आंसर नहीं लगेगा। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे अपने पास में कि कौन से प्राइमरी सेल के अंदर एनोड और कैथोड वैद्युतिक अपघटन के जो नियम पढ़े थे, एक वोल्टामीटर था, एक एनोड था, एक कैथोड था, एक इलेक्ट्रोलाइट था, तो ऐसी टाइप से वो अपघटन के नियम से ही संबंधित सारे इफेक्ट यहाँ पे भी लागू होंगे, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन को सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से नाम है। तो नाम के लिए अपन एक सीधी सी छोटी सी एक ट्रिक्स अपन काम में लें, तो ऐसे अपन जोड़े बनाएं BD, LD और MS। ये अपन ने जोड़े बना लिए, 3 जोड़े बनाए 2-2 अक्षर के, BD, LD और MS। इन 3 जोड़ों में अपन ने नाम जो बनाए हैं इनमें से शॉर्ट ट्रिक से अपन को इनके नाम निकालने। तो पहला जो B है, पहला B नाम दिखाएगा किसका, वोल्टेइक सेल का। दूसरा जो D है ये नाम दिखाएगा डैनियल सेल का। L जो है ये लेक्लांची सेल का। ये जो D है ये अपन को नाम दिखाएगा ड्राई सेल का। ये जो नाम है ये ड्राई सेल का है। M से अपना मरकरी सेल है और S से अपना सिल्वर ऑक्साइड सेल है। तो इस टाइप से अपन को शॉर्ट में यदि नाम याद रखना है तो अपन शॉर्ट में बिल्कुल BD, LD, MS, छोटी सी लाइन है, 6 अक्षर है अपन को याद रखने और 2-2 के जोड़े में याद रखने। इनके 2-2 के जोड़े क्यों बनाए हैं ये चीज़ भी अपन को अभी आगे समझ में आएगी। अपन जोड़े 3 और 3 6 के भी बना सकते थे, भाई 6 अपने पास 3-3 के 2 जोड़े भी बना सकते थे, लेकिन अपन ने 2-2 के जोड़े क्यों बनाए, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है जिसको अपन आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें से नाम कैसे निकालेंगे ये चीज़ अपन क्लियर करें। तो ये चीज़ में क्लियर करें तो पहला जो B है इससे जो नाम आएगा उस नाम को अपन लिख देते हैं यहाँ पे वोल्टेइक सेल। सेल सभी हैं अपने पास। तो पहला जो सेल है ये तो कौन सा हो गया, वोल्टेइक सेल। दूसरा कौन सा है, D। अपने पास D से जो सेल का नाम निकल के आ रहा है वो है अपन के पास डैनियल सेल। D से जो नाम निकालना है अपन को वो निकालना है डैनियल सेल। L से जो नाम निकालना है, इस L से अपना नाम आएगा लेक्लांची सेल।
अगला जो डी है, डी यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ बीडी के साथ में वोल्टेक और डेनियल, एल के साथ जो डी है ये ड्राई सेल है, इसको अपन शुष्क सेल भी बोलते हैं। तो अपने पास में इसको अपन ड्राई सेल लिख लें या फिर इसी को अपन बोलते हैं शुष्क सेल। पांचवा जो है अपने पास एम से अपन का है मरकरी सेल, एम से अपना मरकरी सेल। और छठा अपने पास एस है और एस से जो नाम निकल के आएगा वो है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इस तरीके से अपने पास में ये नाम निकल के आ गए। अब अपने पास में ये 6 जो नाम हैं ये किस टाइप के सेल हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये जो 6 नाम हैं ये अपने पास में सभी प्राइमरी सेल हैं, इनमें कोई भी सेल सेकेंडरी नहीं है, कोई सा भी सेल सेकेंडरी नहीं है। तो अपन को सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि निम्न में से कौन सा सेल प्राइमरी है या कौन सा सेल प्राइमरी नहीं है या नहीं है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन का आंसर तब ही लग पाएगा जब अपन को इनके नाम याद हैं। मान लो अपन को ऑप्शन में सेकेंडरी सेल में से सीसा संचायक सेल उठा के दे दिया या निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल उठा के दे दिया, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से तो प्राइमरी हैं और कौन से सेकेंडरी हैं, तो अपन छटनी कर पाएंगे, नहीं तो छटनी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल है। तो अपन को ये सारे नाम याद रखने, वोल्टेक, डेनियल, लेक्लांची, ड्राई सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। इनके नाम याद रखने के लिए ये जोड़े याद रख लो, BD, LD, MS। BD से जो है वोल्टेक और डेनियल, LD से लेक्लांची और ड्राई सेल, MS से मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब अपने पास में कोई भी जो सेल है, सेल में अपन को इनपुट भी देना होता है, आउटपुट भी देना होता, आउटपुट लेना भी होता है। लेकिन ये प्राइमरी सेल हैं, इनको अपन को इनपुट बाहर से विद्युत की कोई इनपुट नहीं देनी है। इनके अंदर जो संचित है वो रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा को केवल अपन को बाहर लेना है। उस रासायनिक ऊर्जा को ये बदलेंगे विद्युत ऊर्जा में, और उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब बदलेंगे तो उस विद्युत ऊर्जा को अपन को लाना है सेल से बाहर। और विद्युत ऊर्जा को बाहर लाने के लिए अपन को सभी सेलों में क्या लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रोड। सभी सेलों में क्या लगाने होते हैं, इलेक्ट्रोड, या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड रॉड। इन्हीं को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड रॉड। और इलेक्ट्रोड रॉड के रूप में 2 टाइप की लगती हैं, जिनमें से एक टाइप को तो अपन बोलते हैं एनोड और दूसरी टाइप को अपन बोलते हैं कैथोड। तो ये 2 टाइप के इलेक्ट्रोड हर सेल में लगेंगे। एक हर सेल में एक एनोड होगा और हर सेल में एक कैथोड होगा। हर सेल में कम से कम एक एनोड और हर सेल में कम से कम एक कैथोड। ये एनोड और कैथोड किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड रॉड का। दूसरा अपने पास में इस इलेक्ट्रोड रॉड को किस लिए लगा रहे हैं कि सेल के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। उस रासायनिक ऊर्जा को सेल किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को बाहर उपयोग में अपन को लेना है, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं इलेक्ट्रोड। और कितनी इलेक्ट्रोड हर सेल में लगे होंगे, तो वो है 2, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो हर सेल में एक एनोड होगा और हर सेल में एक कैथोड होगा। एनोड और कैथोड का कार्य अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एनोड जो होता है, इस एनोड से विद्युत धारा विलयन से बाहर आती है और कैथोड के द्वारा विद्युत धारा इस विलयन में या इलेक्ट्रोलाइट में क्या करती है, प्रवेश करती है। विलयन से बाहर जो आती है वो एनोड से आती है और विलयन में जब प्रवेश करेगी तो वो किससे करती है, कैथोड से। तो हर सेल में अपने पास में एक एनोड की ज़रूरत होती है और एक कैथोड की। तो अब अपन यदि चर्चा करें तो हर सेल में एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। इसका मतलब अपने पास में ये जो हैं हर सेल के लिए क्वेश्चन है। अब अपना अगला क्वेश्चन बनेगा, वोल्टेक सेल का कैथोड किस पदार्थ का बनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, वोल्टेक सेल का कैथोड किस पदार्थ का बनाया जाता है या किस धातु का बनाया जाता है या किसका बना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। तो कैथोड सब में रहेगा। इसका मतलब ये 6 क्वेश्चन अपने तैयार होंगे। पहला क्वेश्चन, वोल्टेक सेल का कैथोड किसका बना होगा। देखो, पढ़ाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। यदि केवल क्वेश्चनों को पन्ने भर के रजिस्टर भरवाना ही है तो हम इसी सारणी में से लगभग कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार करके बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। लिखने वाली बात एक अलग है, समझने वाली बात अलग है।
जो आदमी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए अब किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप वोल्टिक सेल का सचित्र वर्णन करें। अब जो क्वेश्चन है कम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है वो शॉर्ट एंड स्वीट अपन को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने वाला होना चाहिए, उस टाइप से अपन को पढ़ना है। सारणी बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि अपन को टॉपिक को कट करना है, टॉपिक कहीं कट नहीं होगा, बात समझ में आनी चाहिए। अपन चाहें तो इसी केवल एक वोल्टिक सेल से अपन 2 पन्ने का मैटर तैयार कर सकते हैं और समझ में आएगी तो अपन 2 लाइन में पूरा वोल्टिक, एक लाइन में पूरा वोल्टिक सेल कंप्लीट होएगा। अब मर्जी देखो आपकी है, हम दोनों ही तरीके बताएंगे। पहले इस तरीके से आप देखें तो पहला जो सेल है इसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि वोल्टिक सेल का कैथोड किसका बना होता है। ऐसे ही अपने पास दूसरा सेल का क्वेश्चन आएगा कि भाई डेनियल जो सेल है उसका कैथोड किसका बना होता है। तीसरा क्वेश्चन लेक्लांची का पूछ सकता है, लेक्लांची सेल का कैथोड किसका बना होता है। चौथा क्वेश्चन ड्राई सेल का भी पूछ सकता है, हो सकता है इनसे नहीं पूछे, अपन से किसी के भी बारे में पूछे। तो इस टाइप से अपने 6 क्वेश्चन तैयार होंगे। ड्राई सेल का कैथोड किसका बना होता है, मरकरी सेल का कैथोड किसका बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का कैथोड किसका बना होता है। तो ये 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं। फिर अगले 6 क्वेश्चन तैयार होंगे अपने पास में, वोल्टिक सेल का कैथोड किसका है, डेनियल सेल का कैथोड, लेक्लांची सेल का, ड्राई सेल का, मरकरी सेल का और सिल्वर ऑक्साइड का। अब ये 6 जो क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए अपन चाहें तो 6 क्वेश्चन में 6 लाइन तो अपन क्वेश्चन लिखने में भर दें और 6 लाइन उनके आंसर लिखने में, मतलब अपन 12 लाइन भर सकते हैं। लेकिन यह 12 लाइन भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको केवल एक शब्द याद रखना है और वहीं पे अपने 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्राइमरी सेल की जब भी चर्चा हो और प्राइमरी सेल में भी चर्चा हो कैथोड की, तो केवल एक नाम याद रखना है तुमको, केवल जस्ता। एक नाम याद रखना, केवल जस्ता। अब अपने पास में प्राइमरी सेल कोई सा भी यदि पूछे और उसका यदि कैथोड की अपन से चर्चा करी जाए क्वेश्चन में, या कैथोड का पदार्थ पूछा जाए या कैथोड की धातु पूछी जाए, तो सबका आंसर एक ही लगेगा। इसके लिए कहीं भी अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अपन के 6 क्वेश्चन तैयार। अब वो किसी भी प्राइमरी सेल का कैथोड अपन से पूछ ले, केवल एक आंसर याद रखना है सबके लिए, वोल्टिक, डेनियल, लेक्लांची, ड्राई सेल, मरकरी, सिल्वर ऑक्साइड। किसी भी सेल का कैथोड यदि पूछा है कि किसी भी सेल का कैथोड पूछे कि कैथोड किस धातु का या किस पदार्थ का बना होता है, तो सबके लिए कॉमन आंसर याद रखना है जस्ता। अपन चाहें तो अब इन 6 क्वेश्चन को अलग अलग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा वोल्टिक सेल का कैथोड किसका बना होता है, दूसरा क्वेश्चन डेनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है। लेकिन अपन सीधा याद रखोगे सभी प्राइमरी सेलों के कैथोड, सभी प्राइमरी सेलों के कैथोड जस्ते के बने होते हैं। तो अपन को यहाँ पे सुविधा कितनी होगी भाई, अपन को एक तो 6 क्वेश्चन याद रखने होते अलग अलग, फिर 6 के अपन को आंसर अलग अलग रट्टा लगाते अपन। अब अपन को एक ही जगह अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक साथ याद हो गए कि सभी प्राइमरी सेल के, या सभी प्राइमरी सेल ले लो, सभी प्राइमरी सेल के कैथोड। एक पॉइंट याद रख लो, 6 क्वेश्चन तैयार है। ये सभी प्राइमरी सेल के जो कैथोड हैं ये बनेंगे किसके, जस्ता। या फिर अपन को यहाँ पे इसका नाम आ सकता है जिंक, या फिर अपन को ये नाम लिख के दे सकता है प्रतीक के रूप में Zn। तो अपन को इस तरीके से याद रख लेने हैं कि भाई सभी प्राइमरी सेल हैं, सभी प्राइमरी सेलों का जो कैथोड होगा वो जस्ते का, जिंक का या Zn का रहेगा। किसी को अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ये वाली लाइन याद रख लो। देखो सबके पढ़ाने के तरीके सबके अलग अलग हैं, केवल अच्छा तरीका देखना है अपन को, और कंपटीशन में अच्छा तरीका वही है कि कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में, कम से कम कंटेंट में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो एक लाइन याद रखनी है कि सभी प्राइमरी सेल के कैथोड किसके हैं, जस्ता के या जिंक के या Zn के। Zn इसका प्रतीक है। अब अपन अगली जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कैथोड के बारे में, सॉरी कैथोड की चर्चा हो चुकी है। अगली जो चर्चा करेंगे वो एनोड के बारे में। अपन से क्वेश्चन जब वोल्टिक सेल का कैथोड पूछा जा सकता है तो अपन से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वोल्टिक सेल का एनोड किसका बना होता है, वोल्टिक सेल का एनोड किसका बना होता है, या डेनियल सेल का किसका बना होता है। तो अपन ने यहाँ 2 जोड़े बनाए, 2 सेलों के क्या बनाए अपन ने, जोड़े।
ये जोड़े बनाने के जो रीजन है वो केवल और केवल किसकी वजह से बनाया अपन ने, इस एनोड को याद रखने के लिए। एनोड को याद रखने के लिए BD, LD और MS ये 3 जोड़े अपन ने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि जो कैथोड है वो तो सभी में कॉमन हो गया जस्ते का, लेकिन एनोड अलग अलग हैं। लेकिन अलग अलग में भी इन दोनों का एनोड एक जैसा रहेगा, इन दोनों के एनोड की धातु एक ही रहेगी, इन दोनों के एनोड का पदार्थ एक ही रहेगा। तो अब अपन चर्चा करें BD। तो BD में जब अपन से चर्चा हो किसकी, एनोड की, एनोड की जब अपन से चर्चा की जा रही है तो BD का जो जोड़ा है इसमें यदि अपन एनोड की चर्चा लें तो यहाँ पे जो एनोड बनेगा ये बनता है किसका, तांबे का। ये किसका बनेगा, तांबे का। LD के अंदर जो बनेगा ये एनोड बनेगा किसका, कार्बन का। MS के अंदर जो एनोड बनेगा इसमें अपन बोल सकते हैं स्टील, या यहाँ हो सकता है स्टेनलेस स्टील। और ज़्यादातर जो काम में आती है वो स्टेनलेस स्टील ही काम में आती है। लेकिन स्टील एक धातु है अपने पास में, स्टेनलेस जो स्टील है वो मिश्र धातु है। तो अपन को जो याद रखनी है सबसे फर्स्ट वैरायटी पे वो तो अपन को स्टेनलेस स्टील को ही याद रखना है सबसे पहले, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस लिखा हुआ नहीं आएगा तो अपना आंसर जाएगा स्टील। अपन मानते हैं कि ऑप्शन में अपन को स्टील भी मिल गया, ऑप्शन में अपन को स्टील भी मिल गया, या फिर अपन को ये अलग अलग दे दे भाई कार्बन स्टील है या हाई कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील है या मीडियम कार्बन स्टील है या हाई कार्बन स्टील है, या अपन की स्टेनलेस स्टील है। तो अब उस समय अपन को जो आंसर चुनना होगा वो स्टेनलेस स्टील चुनना होगा। ना ये लो कार्बन स्टील है, ना हाई मीडियम कार्बन है, ना हाई कार्बन है। ऑप्शन में स्टील और स्टेनलेस स्टील जब दोनों हों तब भी अपन को जो आंसर देना है वो स्टेनलेस स्टील देना है। अब अपन को तांबा, सोना, चांदी, स्टील इस तरीके से ऑप्शन मिल जाए तो उस समय अपना आंसर स्टील ही लगेगा। लेकिन अपन को सबसे फर्स्ट वैरायटी पे याद रखना है स्टेनलेस स्टील, और उसके बाद अपन को याद रखना है स्टील। तो अब अपन जब चर्चा कर रहे थे एनोड की, और एनोड में अपन ने एनोड जो याद रखना है वो अपन को जोड़े में ही याद रखना है। BD में एनोड एक समान रहेगा, LD में एनोड एक समान रहेगा, और MS में एनोड एक समान रहेगा। अब अपन देखेंगे किसके रहेंगे, तो BD कौन है, वोल्टिक और डैनियल। BD से जो नाम निकाले अपन ने वो निकाले हैं B और D, वोल्टिक और डैनियल। इन दोनों में जो एनोड बनेगा वो एनोड किसका रहेगा, तांबे का या कॉपर का। तो अपने पास में यहाँ एनोड अपन लिखना चाहे तो एनोड बना तांबा। D डैनियल के अंदर भी एनोड जो बनेगा वो तांबे का ही बनेगा, कॉपर का ही बनेगा। LD कौन कौन है, लेकलांची और ड्राई सेल या शुष्क सेल। तो यहाँ पे LD, तो LD में जो रहेगा एनोड, ये एनोड बनेगा किसका, कार्बन का। तो इन दोनों में अपन लिख देंगे कार्बन। अब अपने पास MS बचा, और MS में जो एनोड रहेगा वो स्टेनलेस स्टील, ये रहेगा स्टेनलेस स्टील। तो अब अपने पास जगह बचा लेते हैं थोड़ी, इसलिए इधर लिख देता हूँ स्टेनलेस स्टील। यहाँ भी अपन लिख देंगे स्टेनलेस स्टील। तो अब अपने पास जो है चर्चा है वो 2 टॉपिकों पे हुई है। 2 टॉपिक का मतलब अपन एक साथ चर्चा कर रहे हैं 6 सेलों की। 2 टॉपिक का मतलब अपने 12 क्वेश्चन तैयार हैं, 12 क्वेश्चन तैयार हैं। 12 क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं, वोल्टिक सेल का कैथोड या एनोड किसका बना होता है, 2 क्वेश्चन तैयार। ऐसे हर सेल के 2 क्वेश्चन है अपने पास में। हो सकता है अपन सिल्वर ऑक्साइड सेल का एनोड पूछ ले, हो सकता है लेकलांची सेल का कैथोड पूछ ले या एनोड पूछ ले। तो 6 सेल हैं, 6 सेल का कैथोड भी पूछा जा सकता है, 6 सेल का एनोड भी पूछा जा सकता है। इस टाइप से 12 क्वेश्चन अभी तक अपने पास तैयार है। ये क्वेश्चन डबल कैसे होंगे, अपन को यहाँ से क्वेश्चन देगा कि नहीं, निम्न में से कौन से प्राइमरी सेल का एनोड तांबे का या कॉपर का बनाया जाता है। अब अपन को याद है तो अपन आंसर देंगे, नहीं तो तुक्के तो मारेंगे बजरंगबली के नाम से। तो अपन को सीधा याद रखना भाई, जोड़े में याद रखना एनोड को। BD में एक जैसे एनोड है, वोल्टिक और डैनियल में तांबे के, LD में एक जैसे हैं कार्बन दोनों में, और MS में स्टेनलेस स्टील। जब स्टेनलेस स्टील नहीं आए तो अपन को ढूंढना है स्टील को। तो अपने पास ऐसे यहाँ तक 12 क्वेश्चन तैयार हो गए। डबल करना चाहे तो क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, जस्ते का
कैथोड या एनोड किसका बना होता है? तो सभी का, सभी प्राइमरी सेल है जस्ते का ही कैथोड है। एनोड अपन से किसी का ही पूछ सकता है भाई तांबे का एनोड कौन कौन से सेल का है? तो वोल्टिक और डेनियल 2 सेल है। कार्बन का एनोड किस किस प्राइमरी सेल में उपयोग किया जाता है? तो लेक्लांची और ड्राई सेल में। स्टेनलेस स्टील का एनोड किस में उपयोग होगा? तो मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल में। अब कोई भी सेल है वहाँ पे अपने पास में एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। एनोड कैथोड हो गए तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट या अपन बोलेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइट भी भरा जाता है। विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट भी भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को ही अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। अब विद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो ये अपन चर्चा पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। वहाँ विद्युत अपघटन के नियम भी अपन पढ़ चुके हैं। फैराडे के 2 नियम थे वो भी अपन पढ़ चुके हैं। परिभाषाओं में अपन वोल्टामीटर, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, आयनीकरण, धनायन और ऋणायन, इन सारे टॉपिकों पे अपन चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसा घोल या विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवों में विभक्त होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट को ही अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। इलेक्ट्रोलाइट को ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट। और विद्युत अपघटन एक अलग प्रक्रिया इलेक्ट्रोसिस। तो अब अपने पास में चर्चा जो करेंगे वो किसकी करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट की। सभी सेल चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, सभी सेलों में कोई ना कोई पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग होता है। लेकिन अब अपन को यहाँ चर्चा केवल प्राइमरी सेल की करनी है। और प्राइमरी सेल में भी ये देखना है कि 6 सेल हैं, 6 सेल में से कौन से सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लिया जाता है। तो ये चीज़ अपन को कंफर्म होनी चाहिए कि भाई अपने पास कौन सा सेल है और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग अपने पास कई सारे पदार्थ हैं और उन पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कौन से सेल में काम में आता है। तो ये 6 क्वेश्चन अगली बारी अब अगले 6 क्वेश्चन की आ रही है। तो सबसे पहले वोल्टिक सेल है। वोल्टिक जो सेल है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो काम में आता है उसको अपन बोलते हैं H2SO4। वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कौन आएगा? H2SO4। डेनियल सेल की यदि अपन चर्चा करें तो यहाँ पे अपने काम में आएगा CuSO4। अपने पास में लेक्लांची जो सेल है यहाँ पे अपन जो काम में ले रहे हैं ये अपन का NH4Cl। शुष्क सेल जो है वो लेक्लांची सेल का सुधरा हुआ रूप है। तो बदला हुआ रूप नहीं है, सुधरा हुआ रूप है। सुधार क्या किया इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो सुधरा हुआ रूप है तो ये सेल दोनों है एक जैसे ही। यहाँ पे लेक्लांची सेल में NH4Cl तरल अवस्था में काम में लिया था, यहाँ पे एक लुगदी या पेस्ट के रूप में काम में लिया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट एक ही है NH4Cl। अपने पास में अगला है मरकरी सेल, और मरकरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है? KOH। और सिल्वर ऑक्साइड सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट KOH। तो ये अपने पास में कौन हुए? इलेक्ट्रोलाइट। अब अपन देखें तो यहाँ पे यदि इसको और शॉर्ट में करना है तो जैसे अपन ने 2-2 के जोड़े बनाए थे, ये 2-2 के जोड़े बनाने के पीछे भी कुछ लॉजिक है। और वो लॉजिक अपन को एक तो यहाँ समझ में आ गया, एनोड। एनोड में ये इस जोड़े के एनोड एक जैसे हैं, इस जोड़े के एनोड एक जैसे हैं और इस जोड़े के एनोड एक जैसे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी कहीं ना कहीं अपन को इन जोड़ों से सुविधा होने वाली है। देखो सुविधा कहाँ हो रही है भाई, यहाँ कोई जोड़ा मैच नहीं कर रहा लेकिन यहाँ जोड़ा बन रहा है दोनों का। अपने पास L और D, लेक्लांची और ड्राई सेल, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट एक ही है। तो अपन को 2 चीज़ें याद नहीं रखनी, अपन को एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन के लिए केवल एक ही पॉइंट याद रखना है। लेक्लांची सेल का इलेक्ट्रोलाइट पूछे या ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट पूछे, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट एक ही NH4Cl। अपने पास मरकरी ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, मरकरी सेल या सिल्वर ऑक्साइड जो सेल है, इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइट एक ही है KOH। अब अपन को समस्या यहाँ भी आ जाएगी, वही इनके ये तो रासायनिक नाम हो गए। यदि अपन को इनके पूरे नाम लिखे आएंगे इनको अपन क्या बोलेंगे? तो ये तो इनके सूत्र हो गए या समीकरण अपन बोल सकते हैं। तो अपन इनके सबके एक नाम है नीचे एक बारी लिख देंगे। पहले अपन पूरी सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं। H2SO4 जो है ये है अपन का सल्फ्यूरिक अम्ल। CuSO4 जो है ये अपन का कॉपर सल्फेट। NH4Cl ये अपन का अमोनियम क्लोराइड। KOH ये अपन का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगले क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपन से पूछा जाएगा
कौन से सेल का ईएमएफ, कौन से सेल का ईएमएफ या वोल्टेज या वोल्ट का मान, कौन सा सेल कितना वोल्ट आउटपुट अपन को देता है। तो सभी प्राइमरी जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, या रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उस विद्युत वाहक बल को ही अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रक है वोल्ट। तो कौन सा सेल कितने वोल्ट का विद्युत वाहक बल अपन को प्रदान करता है, ये चीज़ अपन को देखनी है। तो सबसे जो पहला सेल है, सबसे जो पहला सेल है, इसका यदि अपन से विद्युत वाहक बल या वोल्टेज पूछी जाए तो ये करेगा अपन का 1.08 वोल्ट। दूसरा जो सेल है अपने के पास डेनियल सेल की जो विद्युत वाहक बल है या वोल्टेज है वो है 1.1 वोल्ट अपने पास में। तीसरा जो सेल है इसका जो विद्युत वाहक बल है वो है 1.46 या 1.46 वोल्ट अपने पास में। चौथा जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट है शुष्क सेल का। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ध्यान रखना, अपने पास में पांचवा जो सेल है मरकरी सेल, जिसका विद्युत वाहक बल है 1.35 से लेके 1.40। और छठा जो सेल है सिल्वर ऑक्साइड, इसका विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट। तो अब अपने पास में 6 क्वेश्चन और तैयार हो गए भाई। हर लाइन में 6 क्वेश्चन है अपने पास, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। सारणी है, सेलों का पूरा निचोड़ है, सेलों का पूरा जूस है। यहाँ पे इतना कचरा इकट्ठा नहीं करना अपन को, केवल जूस पी जाना, ये ध्यान रखना। तो अपने पास में सेलों में जोड़े बनाए थे, उसके फ़ायदे आपको गिनाई दिए कि ये जोड़े क्यों बनाए। इनसे एक तो नाम याद हो जाएंगे, दूसरा अपन को एनोड याद हो जाएंगे कि इनमें बीडी के एनोड एक जैसे हैं, एलडी के एनोड एक जैसे हैं और एमएस के एनोड एक जैसे हैं। इलेक्ट्रोलाइट में भी सुविधा रहेगी, इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे रहेंगे। एलडी चाहे एल लेक्लांची का पूछे या ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे हैं। मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड में इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे हैं। अब इनकी वोल्टेज की जब चर्चा करेंगे तो वोल्टेज कितने कितने होंगे। तो सबसे पहला सेल है वोल्टेज जो सेल है उसका वोल्टेज है 1.08 वोल्ट। दूसरा डेनियल सेल जिसका वोल्टेज है 1.1। तीसरा अपने पास में लेक्लांची सेल जिसका वोल्टेज है 1.46 वोल्ट। चौथा अपने पास ड्राई सेल। क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है, तो अपन आंसर देंगे 1.4 से 1.5। पांचवा क्वेश्चन मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल या आउटपुट का मान कितना होगा, तो 1.35 से लेके 1.40 तक। अपन से पूछे कि मरकरी सेल का आउटपुट कितना होता है, तो 1.5। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से 6 क्वेश्चन तो ये हो गए 6। प्राइमरी सेल है, किसी भी सेल का अपन से विद्युत वाहक बल का मान पूछा जा सकता है। और अब तक यदि एग्जाम में सबसे ज़्यादा किसी का मान पूछा है तो वो सेल है ड्राई सेल या शुष्क सेल। और अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग आ रहा है सबसे ज़्यादा वो ड्राई सेल ही है, 1.4 से 1.5 वोल्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि सर्वाधिक आउटपुट देने वाला प्राइमरी सेल कौन सा है। तो प्राइमरी सेल तो सब अपने सामने ही है, जो 6 हैं उनके बाहर कोई भी प्राइमरी सेल नहीं है। लेकिन सर्वाधिक आउटपुट प्रदान करने वाला जो सेल है वो कौन सा है। तो यदि अपन ने सारणी को ढंग से पढ़ा है और पूरी सारणी अपन को याद है तो इस क्वेश्चन को ढूंढने में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1.5 वोल्ट सबसे ज़्यादा आउटपुट कौन दे रहा है अपन का, सिल्वर ऑक्साइड सेल। या फिर कौन सा सेल दे सकता है अपन को, ड्राई सेल। लेकिन ड्राई सेल में 1.4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स है अपन के 1.5 वोल्ट। तो इस टाइप से अपने पास में ये 6 सवाल और तैयार हो गए कि भाई कौन सा सेल कितना वोल्टेज प्रदान करता है। अब अपने पास में जो बचते हैं या क्वेश्चन जो रहता है वो अगला क्वेश्चन क्या आता है, उपयोग का। अगला जो क्वेश्चन है वो किसका है, उपयोग का। कि भाई कौन सा सेल है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन सा सेल कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अब अपने पास में सबसे जो पहला सेल है, यदि इसके उपयोग की चर्चा करें वोल्टेज सेल, तो वर्तमान समय में वोल्टेज सेल का उपयोग नहीं के बराबर है या वोल्टेज सेल उपयोग में नहीं होता है। लेकिन यदि फिर भी इसका उपयोग अपन से पूछें तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशालाओं। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं। अपने पास दूसरा जो सेल है वो है
डैनियल सेल। डैनियल सेल में अपन लिख सकते हैं जहाँ अपन को स्थिर मान की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, स्थिर मान की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए या फिर इसका अधिकतर जो उपयोग है ये इसका उपयोग भी प्रयोगशालाओं में। तो दो सेल अपने पास है, पहले और दूसरे। इन दोनों सेलों को यदि अपन देखें तो दोनों सेलों में अपन उपयोग की यदि अपन चर्चा करेंगे तो ये दोनों उपयोग कहाँ के हो रहे हैं? प्रयोगशालाओं में ही हो रहे हैं। इधर शायद जगह कम रह रही है तो अपन इनको और भी इधर लिख सकते हैं। स्थिर मान की वोल्टेज के लिए या फिर इसको अपन लिख सकते हैं प्रयोगशालाओं में। तो पहले जो सेल है इन सेलों का उपयोग अधिकतर प्रयोगशालाओं में है। एक सेल जो है इसका उपयोग अपन मान सकते हैं कि लगभग इसका उपयोग अब बंद हो चुका है, ये सेल प्रचलन में नहीं है। दूसरे यदि सेल की चर्चा करें तो इसका उपयोग ऐसी जगह करेंगे जिस जगह अपन को स्थिर मान की वोल्टेज चाहिए, और इसका अधिकतर जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? प्रयोगशालाओं में। अपने पास तीसरा सेल है लेक्लांची सेल। इस लेक्लांची सेल की अपन जब डिटेल और पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर एक दोष होता है, बी ध्रुवण या पोलराइजेशन दोष, और उस दोष के कारण ये सेल अपना आउटपुट जब देता है तो उस दोष की वजह से इसका आउटपुट बीच में जीरो हो जाता है। तो इसका आउटपुट रुक रुक के मिलता है, आउटपुट तो मिलता है लेकिन रुक रुक कर मिलता है। तो लेक्लांची सेल का उपयोग भी ऐसी जगह पे किया जाएगा जहां पर अपन को रुक रुक कर ईएमएफ भी मिलता है, तो अपना कार्य में कोई परेशानी नहीं आती है। तो इस सेल का जो उपयोग किया जाएगा तो इसका उपयोग किया जाएगा टेलीफोन में। अब टेलीफोन की घंटी यदि रुक रुक कर भी बज जाए तो भी अपना काम हो जाता है। लेक्लांची जो सेल है उसमें अंदर एक दोष है, पोलराइजेशन दोष, जिसकी वजह से सेल का आउटपुट रुक रुक के मिलता है। तो इसका उपयोग भी ऐसी जगह किया जाएगा जहां पर रुक रुक के भी अपन को ईएमएफ मिलता रहे तो अपना काम होता रहे। अब फ़ोन की घंटी जरूर नहीं लगातार बजी और थोड़ी देर रुक गई, फिर बजी, फिर रुक गई, फिर बजी, फिर रुक गई। तो ऐसी जगह तो टेलीफोन या फिर अपन बोल सकते हैं कि भाई विद्युत घंटी, इन दोनों जगह पर अपन कौन से सेल को उपयोग ले सकते हैं? तो टेलीफोन और विद्युत घंटी में जो सेल काम में आएगा वो आएगा अपन का लेक्लांची सेल। अब क्वेश्चन यहाँ से डबल कैसे होते हैं तो इनको ध्यान रखना कि क्वेश्चन के ऑप्शन और ऑप्शन के क्वेश्चन कैसे भी बना के दिए जा सकते हैं। तो पढ़ने की आदत में ऐसे डाल लो कि उनको दोनों तरफ से पढ़े। क्वेश्चन इधर से आएगा भाई लेक्लांची सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अपन आंसर देंगे टेलीफोन या विद्युत घंटी में। उल्टा क्वेश्चन उधर से आ गया टेलीफोन में या फिर विद्युत घंटी में कौन सा प्राइमरी सेल उपयोग में लेंगे, तो उस समय अपन आंसर देंगे लेक्लांची सेल। तो एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अपने पास में अगला जो है वो है ड्राई सेल, या इसी को अपन बोलते हैं शुष्क सेल। ड्राई सेल या शुष्क सेल का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो जनरली अपने दैनिक जीवन में या घर के अंदर जहाँ भी अपन सेलों को उपयोग में ले रहे हैं वहाँ पे अपनी नज़र दौड़ाओ कि अपन के घर में जो सेल लगे होते हैं वो कहाँ कहाँ अपन सेल लगाते हैं। तो अपन यदि सेल जहाँ अपन लगाते हैं प्रैक्टिकली ये देखना, जहाँ अपन ही सेल लगा लेते हैं तो अपन कहाँ कहाँ सेल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने पास दीवार घड़ी जो लगी होती है उसमें अपन खुद ही चेंज कर लेते हैं सेलों को। दीवार जो घड़ी लगी होती है उसमें अपन खुद ही चेंज कर लेते हैं, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, किसी अपन दुकान पर जाएँ वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो जिस जगह मेनली ये सेल वहीं उपयोग है जहाँ अपन खुद ही चेंज कर सकते हैं। दिमाग लगाएं तो सबसे पहले घर में कोई घड़ी लग रही है उसका सेल अपन ही बदल लेते हैं। घर के अंदर टीवी का रिमोट है या एसी का रिमोट है तो रिमोट कोई सा भी हो, सभी रिमोटों के अंदर जो सेल लग रहा है वो ड्राई सेल या शुष्क सेल है। घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के खिलौने आते हैं खेलने के लिए, तो उन खिलौनों में भी सेल अपन को चेंज करने होते हैं तो अपन ही कर लेते हैं, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे उपयोग ढूंढते चलो और आगे बढ़ते चलो, वहाँ अपन का शुष्क सेल काम में आएगा। तो अपने पास में इसके अलावा यदि अपने पास घर के अंदर रेडियो अपन सुनते हैं, भाई रेडियो या वॉकमैन का ज़माना खैर चला गया, वॉकमैन की जगह मोबाइल ने ले ली। पहले गाना सुनने के लिए शौकीन आदमी एक वॉकमैन रखते थे जिसमें कैसेट लग जाती थी और कैसेट से थोड़ी सी साइज का बड़ा आता था, उसके अंदर भी सेल लगते थे। वो सेल भी अपन का ड्राई सेल या
लेक्लांची। उससे वॉकमैन से पहले का ज़माना रेडियो का था, विविध भारती वगैरह के प्रोग्राम वगैरह जो आते थे, तो रेडियो जिसको अपन रेडियो के अंदर भी कौन से सेल थे, वो ड्राई सेल थे। या ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो कई बार अपने ट्रांसमीटर रिसीवर कहाँ होते हैं, तो जो माइक वगैरह लगाते हैं तो इनके सबके ट्रांसमीटर हैं ये, इनके अंदर भी अपन शुष्क सेल या ड्राई सेल ही काम में लेते हैं। तो अपने पास में शुष्क सेल या ड्राई सेल कहाँ काम में आया, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे दीवार घड़ी। सबसे पहले दीवार घड़ी के अंदर। दूसरा अपन लिखेंगे रिमोट में, बच्चों के खिलौनों में, तीसरा अपन लिखेंगे रेडियो, ट्रांसमीटर, या फिर अपन दूसरा ट्रांसमीटर का जो दूसरा पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर का जो दूसरा पार्ट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिसीवर। तो इन सब के अंदर अपने पास में जो सेल हैं वो कौन कौन से सेल हैं, तो वो सभी। और एक अपने पास में भाई घर में अपन खेतों में भी अपन रात के समय पानी देने के लिए जाते हैं, कूद मोड़ने के लिए, तो अपन टॉर्च लेके जाते हैं और वो टॉर्च के अंदर भी सेल लगे होते हैं, तो सबसे उसको भी अपन ही बदल लेते हैं। तो सिंपल सा आइडिया रखो, अपन ज़्यादातर जो सेल अपन खुद घर में काम में लेते हैं तो कहाँ कहाँ लेते हैं, दीवार घड़ी में। किसी प्रकार का रिमोट हो, चाहे वो एसी का हो या टीवी का रिमोट हो, तो सभी रिमोटों में। बच्चों के जो छोटे खिलौने आते हैं उनमें, रेडियो के अंदर, ट्रांसमीटर के अंदर, रिसीवर के अंदर और टॉर्च के अंदर। यहाँ जो लगे होते हैं वो सारे सेल कौन से हैं अपने पास में, ड्राई सेल या शुष्क सेल। मरकरी सेल कौन से होते हैं, तो अपने पास में बच्चों के खिलौने अपन एक तो यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन बच्चों के जो छोटे जो खिलौने आते हैं जिनमें सबसे जो फेवरेट खिलौना होता है बच्चों का वो एक छोटा सा मोबाइल होता है, जिसमें अपन जैसे ही एक दबाओगे गाना बजेगा, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। दूसरा तुम गाना दूसरा बटन दबाते ही दूसरा गाना चेंज हो जाएगा, चल छैया छैया छैया। वो जो छोटा सा मोबाइल आता है उसके अंदर भी सेल उपयोग में आते हैं। और वो जो सेल है अपन ने देखे होंगे, वो अपन के शर्ट या कोट की साइज़ के बराबर का ऐसा वो सेल आता है इस टाइप से, और उस मरकरी सेल को ही अपन बोलते हैं बटन सेल। तो अपने पास में मरकरी सेल या बटन सेल का जो उपयोग है ये अपन के बच्चों के छोटे खिलौनों में है। तो खिलौने ये और है भी बच्चों के ही, बड़ों का कोई खिलौना नहीं है। बच्चों के छोटे खिलौनों में, बड़े खिलौने इससे नहीं चल पाएंगे, छोटे खिलौनों में। या फिर अपन देखेंगे कि जो कैलकुलेटर होता है दुकानदारों के पास भी रहता है, तो अपने पास जो कैलकुलेटर होते हैं, कैलकुलेटर में जो सेल लगा होता है वो सेल भी कौन सा होता है, मरकरी ऑक्साइड। तो अपने मरकरी ऑक्साइड सेल का जो उपयोग है बच्चों के छोटे खिलौने या फिर कैलकुलेटरों के अंदर भी सेल लगे होते हैं। तो अपने पास में अगला जो सेल बचा वो सेल है अब कौन सा, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो ये छोटे आकार के उपकरण, छोटे आकार के डिजिटल जो उपकरण हैं या अपन इनको बोल सकते हैं कलाई घड़ी। अब कलाई घड़ी में दोनों टाइप का सेल हो सकता है। कलाई घड़ी में यहाँ भी सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल का उपयोग भी कलाई घड़ी में हो सकता है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कलाई घड़ी के अंदर ज़्यादातर जो सेल काम में आता है ये सिल्वर ऑक्साइड सेल है। और ये सिल्वर ऑक्साइड सेल तुमने देखे होंगे सफ़ेद आकार के चमकते हुए सेल है। घड़ी का सेल सबने देख रखा होगा, या डिजिटल घड़ी के अंदर भी सेल लगते हैं, और जो सुई वाली एनालॉग घड़ी आती है उसके अंदर भी सेल लगते हैं। छोटे आकार के जो डिजिटल यंत्र हैं, तो छोटे आकार के डिजिटल यंत्र और कहीं नहीं देखे होंगे। तो कभी बुखार आया होगा तो जो थर्मामीटर होता है वो भी आजकल डिजिटल आ गया। पहले थर्मामीटर में जीभ के नीचे रख के वो ऐसे देखता था डॉक्टर, आजकल सीधा है कि आपके थर्मामीटर लगाएंगे और डायरेक्ट अक्षरों में लिखा आता है। तो वो डिजिटल यंत्र हैं। और छोटे आकार के जो डिजिटल जो यंत्र हैं उनके अंदर जो सेल काम में आ रहा है वो सेल है अपन का सिल्वर ऑक्साइड सेल, या फिर अपने पास में इसको काम में ले सकते हैं कहाँ, कलाई घड़ी में। तो ये हुए अपन के सेल।
कितनी प्रकार के हैं? 6। अब 6 सेल में सभी सेलों का एक क्वेश्चन तो बनता है कैथोड का, सभी सेलों का एक क्वेश्चन एनोड का। तो 6 क्वेश्चन कैथोड से संबंधित हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन एनोड से संबंधित, 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित पूछे जा सकते हैं, 6 क्वेश्चन इस सारणी में वोल्टेज से संबंधित है और 6 क्वेश्चन अपने उपयोग से संबंधित है। तो यदि अपन यहाँ पे ही गणना करने जाएं तो अपने पास में टोटल जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन तो अपने डायरेक्ट ही तैयार हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब इन 30 क्वेश्चन के यदि 60 क्वेश्चन जब लिखाने की बारी है, हमको केवल रजिस्टर ही भराना हो, तो हम 30 क्वेश्चन को 60 क्वेश्चन के रूप में लिखा सकते हैं। वो कैसे लिखा सकते हैं? अपन ऐसे लिखा सकते हैं भाई के CuSO4 का उपयोग कौन से प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। या फिर क्वेश्चन इधर से भी लिखा सकते हैं कि भाई डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन आराम से हर क्वेश्चन में बनेंगे, इसी में नहीं हर टॉपिक में बनेंगे। हर क्वेश्चन के 2 रूप होते हैं, क्वेश्चन से आंसर और आंसर से भी वो अपन को क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अपन से ये पूछा जा सकता है भाई स्थिरमान का वोल्टेज उपयोग में लेना है तो निम्न में से कौन सा सेल उपयोग में आएगा? डेनियल सेल। या फिर अपन से हो सकता है कि डेनियल सेल की विशेषता क्या है? स्थिर मान का वोल्टेज देना है। डेनियल सेल की जो विशेषता है वो है स्थिर मान का वोल्टेज प्रदान करना। तो इस टाइप से अब अपने पास में ये 30 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो चुके हैं और 30 के अपन चाहें तो 60 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब और भी बनावटी क्वेश्चन किस किस टाइप से इस सारणी में से बनेंगे? तुमको ऐसा लगेगा भाई सारणी के अंदर ये तो सारे प्राइमरी सेल आपने एक ही सारणी में, भाई कुछ की तो शिकायत ये रहती है कि आपने तो कुछ भी नहीं लिखा, इतने में सारे प्राइमरी सेल ख़त्म कर दिए। मैं कहता हूँ भाई कि इतना सा लिखा लेकिन अब सवाल कौन सा बच गया? भाई यदि कम लिखा है लेकिन उसमें सवाल कौन से बच गए, ये चीज़ ढूंढने वाली है। अब दिमाग में यदि ये आ रहा होगा साहब इनके दोस्त तो पढ़ाए नहीं, तो प्राइमरी सेल के दोस्तों की वीडियो आपको अलग से मिलेगी, सेकेंडरी सेल अलग पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल के दोस्त की वीडियो अलग बनेगी। इनके दोस्त के बारे में और दोष निवारण के बारे में अभी अपन कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अपन को केवल चर्चा जो है ये इनकी संरचना, उपयोग, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट कितना ईएमएफ देगा, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, ये सारे टॉपिक एक ही सारणी में एक झटके में ही अपने फ्री हो जाते हैं। और इस जोड़ों को याद रखना, BD, LD और MS, ये जोड़े अपन को काम आएंगे। यहाँ पे आपको बता ही दिया कि ये BD का जोड़ा है पूरा। BD में एनोड जो है तांबे का है, LD में कार्बन का है, MS के अंदर स्टेनलेस स्टील का है, MS के अंदर इलेक्ट्रोलाइट एक जैसा है और LD के अंदर एक जैसा है। तो इनसे अपन को सुविधा हो जाएगी कि भाई अपन कितनी जल्दी, कितने कम मेहनत में, कितने कम समय में इन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। और इस तरीके से याद रखोगे, पूरी सारणी याद रखोगे तो कहीं से भी कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब बनावटी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन में मान लो अपन को 4 ये क्वेश्चन दे दिए कि निम्न में से, ऑप्शन में ये 4 दे देगा और क्वेश्चन दे देगा निम्न में से सर्वाधिक ईएमएफ देने वाला सेल कौन सा है। अब इनके चारों के ईएमएफ का मान यदि अपन को याद है तो अपन आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। जरूरी नहीं कि इन 4 में ही ये क्वेश्चन बने। क्वेश्चन अपन को ऐसे दे सकता है, निम्न में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा ईएमएफ प्रदान करने वाला सेल कौन सा है? सर्वाधिक ईएमएफ प्रदान करने वाला सेल कौन सा है? अब अपन को ऑप्शन कौन से देगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा याद नहीं रखना ड्राई सेल ही देगा। हो सकता है अपन के पास में ऑप्शन पहला ये दे दे, दूसरा ये दे दे, तीसरा ये दे दे और चौथा ये दे दे। पहला वोल्टिक, ए ऑप्शन में वोल्टिक, बी ऑप्शन में डेनियल, सी ऑप्शन में मरकरी और डी ऑप्शन में सिल्वर ऑक्साइड। अब सबसे ज़्यादा कौन देगा? तो सबसे ज़्यादा कौन देगा? 1.5 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल। जरूरी नहीं अपन से सब सर्वाधिक देने वाला ही क्वेश्चन पूछे। हो सकता है अपन से ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सेल न्यूनतम ईएमएफ देता है। तो न्यूनतम की जब बारी आए तो सबसे पहले जो सेल लिखा हुआ है 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट। तो वोल्टिक जो सेल है यही सबसे पहले बना था सन 1800 में, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। दूसरा सेल डेनियल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और ये कब बनाया था? 1836 में। उसके बाद तीसरा सेल लेक्लांची नामक वैज्ञानिक ने ही, इनके नाम भी ऐसे ही हैं। पहला सेल वोल्टिक है तो उसका वैज्ञानिक का नाम भी वोल्टिक, दूसरा डेनियल है तो उसका भी डेनियल, तीसरा लेक्लांची और उसका वैज्ञानिक का नाम भी लेक्लांची है। लेक्लांची के बाद ड्राई सेल है, इसका कोई नया वैज्ञानिक नहीं है, इसी का सुधरा हुआ रूप। अब
एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे कि भाई लेक-लांची सेल का सुधरा हुआ जो रूप है वो कौन सा सेल है। तो लेक-लांची तो क्वेश्चन में ही है कि लेक-लांची सेल का सुधरा हुआ रूप कौन सा सेल है, तो वो है अपन का ड्राई सेल। तो ड्राई सेल और लेक-लांची सेल एक जैसी ही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। इसमें ध्रुवण दोष था, पोलराइजेशन का दोष था, जिसका निवारण करके एक नया सेल बना दिया, उसका नया नाम दे दिया जिसका नाम है ड्राई सेल या शुष्क सेल। और सुधार क्या किए, लेक-लांची सेल में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जो घोल है वो तरल पदार्थ लिक्विड द्रव्य अवस्था में काम में ले रहे थे, तो उस सेल को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे, या सेल अपन ले जा रहे हैं और कहीं अपन से सेल तिरछा हो गया या उल्टा हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट फैलने का डर था। डर क्या था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट फैलेगा ही। तो उस इलेक्ट्रोलाइट को अपन ने शुष्क लुगदी के रूप में, पेस्ट के रूप में काम में ले लिया, तब जाके वो कहलाया ड्राई सेल या शुष्क सेल। तो अपने शुष्क सेल काम में कहाँ आ रहा है, टॉर्च के अंदर। टॉर्च के जो सेल आते हैं उनको अपन उल्टे सीधे तिरछे आड़े टेढ़े कैसे भी काम में ले सकते हैं। रिमोट के सेल हैं, रिमोट अपन कैसे भी कर दो, ऐसा तो नहीं कि भाई सेल में से इलेक्ट्रोलाइट निकल के बाहर आ जाएगा। तो अपने पास में यहाँ ड्राई सेल एकदम सूखा हुआ सेल का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ भरा ही नहीं है, एकदम सूखा ही पड़ा है। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लुगदी या पेस्ट के रूप में है। तो ये सेल का कोई अलग से वैज्ञानिक नहीं है, इसकी कोई खोज नहीं है, लेक-लांची सेल का ही सुधरा हुआ रूप ड्राई सेल है। और अपन को जरूरत पड़ी तो छोटे आकार के जो शुष्क सेल अपन ने बनाए थे वो बने अपने मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल। एक और क्वेश्चन है जो सभी से संबंधित है, उसी को मैं इस सारणी में, पीछे जगह है नहीं तो मैं आगे ऐड कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन अपन के इसी सारणी में, इसी में सॉल्व हो जाएंगे। प्राइमरी सेल के लिए इससे बाहर अपन को पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। एक होता है अपने पास में बी ध्रुवक, एक होता है वी ध्रुवक। सारणी को यदि अपन पूरी को तुम बनाना चाहो बना भी सकते हो। इधर तो कॉलम रहेगा सेलों के नाम का, सेलों का नाम, फिर कौन से सेल में किसका एनोड है, किसका कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, वोल्टेज या EMF का मान और उपयोग कहाँ किया जा रहा है। बी ध्रुवक के क्या होता है तो अपन दोष की अलग एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सेलों में एक दोष होता है जिसको बोलते हैं ध्रुवण दोष। एक दोष है जिसका नाम है ध्रुवण दोष, या इसी को बोलते हैं पॉलीराइजेशन। प्राइमरी सेलों का ही दोष है, सेकेंडरी सेल का नहीं है, ये ध्यान रखना। एक दोष होता है लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया दोष। तो अपने पास इस पोलराइजेशन या ध्रुवण दोष को दूर करने के लिए एक पदार्थ काम में लेते हैं, और उस पदार्थ को अपन बोलते हैं विध्रुवक या डीपोलराइजर। और विध्रुवक के रूप में कौन से सेल में किसका उपयोग किया जाता है, विध्रुवक के रूप में कौन से प्राइमरी सेल में बी। ये पॉइंट याद रखना पहली बात तो कि ध्रुवण का दोष या पोलराइजेशन का जो दोष है वो केवल और केवल प्राइमरी सेलों में ही होता है। सेकेंडरी सेलों में किसी प्रकार का पोलराइजेशन या ध्रुवण दोष या स्थानीय क्रिया दोष, लोकल एक्शन दोष नहीं होता है। दो जो दोष है अपने पास में, स्थानीय क्रिया दोष जिसको अपन लोकल एक्शन दोष बोलते हैं, दूसरा ध्रुवण या पोलराइजेशन दोष, ये दोनों दोष केवल प्राइमरी सेलों में होते हैं, सेकेंडरी सेलों में नहीं होते। सेकेंडरी सेल में 4 दोष अलग से आएंगे, उनकी चर्चा अपन वहाँ करेंगे। अभी अपन को केवल प्राइमरी सेल की ही चर्चा करनी है। तो प्राइमरी सेल में एक दोष होता है और उसको दोष को दूर करने के लिए काम आता है विध्रुवक। तो इसको भी अपन यहीं पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, बाकी ये दोष पढ़ेंगे जब वापस ये चर्चा में आ जाएगा। विध्रुवक के रूप में जो काम में आता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यही है, प्राइमरी सेल में या शुष्क सेल में या वोल्टिक डैनियल सेल में कौन से सेल में विध्रुवक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में होगा। तो अपने पास में सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो MnO2। कौन से सेल में, वोल्टिक सेल में भी इसका उपयोग है, डैनियल सेल के अंदर भी इसका उपयोग है, लेक-लांची सेल के अंदर भी इसका उपयोग है, ड्राई सेल के अंदर भी इसी का उपयोग है, MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो इन 4 सेलों के अंदर कौन सा विध्रुवक काम में आ रहा है या कौन सा विध्रुवक काम में लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन अलग अलग बना लो या फिर चारों को एक ही जगह पढ़ लो। ये जो सारणी बनाई है, ये जो वीडियो बनाई है, ये वीडियो केवल इसीलिए बनाई है कि भाई एक तो अपन एक
टॉपिक जो अपन के पास में है उसको अपन एक टॉपिक को 6 घंटे भी लगा सकते हैं और उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चनों को अपन 1 घंटे की वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। तो इन चारों सेलों के लिए याद रख लो भाई, बी डी और एल डी दो को आगे का जो जोड़ा है उसमें बी ध्रुवक जो काम में आ रहा है वो एक ही है, बी डी और एल डी। ये जो जोड़ा है इसका मतलब वोल्टिक और डेनियल, लेक्लांची और ड्राई सेल, इन चारों सेलों में बी ध्रुवक जब भी पूछा जाए, चाहे वो किसी एक का नाम देके पूछ ले, वोल्टिक सेल में बी ध्रुवक के रूप में MnO2, डेनियल सेल में बी ध्रुवक के रूप में MnO2, लेक्लांची सेल में बी ध्रुवक के रूप में MnO2, ड्राई सेल में बी ध्रुवक के रूप में MnO2। MnO2 को ही अपन बोलते हैं मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो अब अपने पास चर्चा आती है आगे मरकरी सेल की। अब अपने पास में मरकरी सेल में वी ध्रुवक के रूप में जो काम में आता है उसको अपन बोलते हैं HgO मरकरी ऑक्साइड, HgO मरकरी ऑक्साइड। अपने पास सिल्वर ऑक्साइड जो सेल है इसके अंदर भी ध्रुवक के रूप में काम में आएगा, वो है अपन का सिल्वर ऑक्साइड, जिसका इसका नाम ही सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड के नाम में ही बी ध्रुवक का नाम छुपा हुआ है। सिल्वर ऑक्साइड सेल में बी ध्रुवक के रूप में किसको काम में लेंगे, तो ये ध्यान रखना इसके नाम में ही बी ध्रुवक का नाम छुपा हुआ है, तो इसको कोई अलग से याद नहीं करना। सिल्वर ऑक्साइड सेल में पूछा जाए बी ध्रुवक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है सिल्वर ऑक्साइड ही, सिल्वर ऑक्साइड सेल का क्या है, वी ध्रुवक है। अब अपन के पास एक समस्या ये रहेगी कि भाई अपन के जो नाम हैं इन नामों को यदि अपन पूरी डिटेल लिखना चाहें, इन नामों की क्या लिखना चाहें अपन पूरी डिटेल, तो अपन यहाँ पे इनका पूरा डिटेल लिख लेते हैं। H2SO4 इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा अपने पास में है CuSO4, CuSO4 को अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तीसरा है अपने पास में NH4Cl, NH4Cl को अपन बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। चौथा अपने पास NH4Cl दो जगह काम में आ रहा है। चौथा है अपने पास KOH, KOH को ही अपन बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अपने पास में एक अभी अपने पास नाम आया था MnO2, MnO2 और MnO2 को ही अपन मैग्नीज डाई ऑक्साइड। एक है अपने पास HgO, HgO को अपन बोलेंगे मरकरी ऑक्साइड। तो मरकरी सेल में बी ध्रुवक मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड में तो अपने पास सिल्वर ऑक्साइड है ही है। तो इस टाइप से अब अपने पास में सभी सेलों के नाम कंप्लीट हो गए और उनके काम कंप्लीट हो गए हैं। तो अब अपने पास में मेन चीज़ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में, कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत के अंदर किस तरीके से अपन तैयार करें और उस ही तरीके को दिखाने के लिए, मकसद को पूरा करने के लिए ये सारणी बनाई है। मेरा मानना यही है कि आप जितना भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, यदि सारणियों से पढ़ना स्टार्ट करोगे कम समय में, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। अब इस सारणी में से लगभग अपन लिखाना चाहें तो 100 क्वेश्चन इस सारणी में से पूरे बनते हैं और प्राइमरी सेल में अब अपने पास एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि हमने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं
भाई सेलों के नाम पूछे तो सबसे पहले अपन नाम बता सकते हैं। सेलों के कैथोड पूछे तो अपन कैथोड बना सकते हैं। 6 में से किसी का भी कैथोड के बारे में पूछे, पूरे 6 सेल के अपन एनोड बता सकते हैं। 6 सेल में अपन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा काम में लेंगे, कौन सा सेल कितना ईएमएफ आउटपुट देगा, कौन से सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब अपने पास में कौन से सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उनके अपन के पूरे नाम भी अपन के पास हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी नहीं है भाई H2SO4 लिखा हुआ नहीं आया, इस टाइप से लिखे आ गए सल्फ्यूरिक अम्ल है या कॉपर सल्फेट है या अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे भी अपन क्लियर कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपने पास में इस सारणी में लगभग अपन 100 क्वेश्चन पूरे तैयार कर सकते हैं, घुमा घुमा के छांट छांट के बनावटी क्वेश्चन जो मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूँ। तो इस तरीके की लगातार वीडियो देखनी है तो आप लगातार YouTube चैनल पे सब्सक्राइब होके नोटिफिकेशन के आइकन को, घंटी को, बेल को ऑल पे कर लें। लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे प्राइमरी सेलों के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, उन दोष से सेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उस दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।